डिवीज़न की आज इस सीरीज़ में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम जान चुके हैं कि क्रेब्स साइकिल से या फिर जो लिंक रिएक्शन आपने पढ़ा था वहाँ से अपने को NaDH2 और साथ में FADH2 मिला हुआ है। ATS का मतलब क्या होता है कि NaDH2 और FADH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पास करा के हम ATP बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि जो NaDH2 है, FADH2 है, ये बिल्कुल चेक की तरह होते हैं। जैसे बैंक का जो चेक नहीं होता उसकी तरह। तो उस चेक को हमको भजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ता है, ताकि उस चेक को भजा के हम क्या कर लें, पैसा ले लें। भाई चेक को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो NaDH2 हो गया, FADH2 हो गया, इसके अंदर से भी हम एनर्जी निकालते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि जब एक NaDH2 अपने पास होता है तो इस एक NaDH2 से 3 ATP मिलती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। और इस एक FADH2 से हम लोगों को 2 ATP मिलती है। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मैं कराऊंगा कैसे। तो इनको ये कैसे मिल पाएगी ATP, जब आप इनको ATS की तरह गुजारोगे। क्लियर है ये। और इससे मैंने आपको बताया है कि ATS जो होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आपको मिलेगा ना, वहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम होता है जो कि टर्मिनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है। अब ETS होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच, जिसकी सहायता से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पास करते हैं वन कैरियर टू द अनदर कैरियर कॉल्ड द ATS। अभी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ना, हमने बताया अपने अलग अलग कमरे में होते हैं और जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। ATS में कुल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें से कॉम्प्लेक्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना। इनमें से हर एक कॉम्प्लेक्स के अपने नाम हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को यहाँ पे ATP सिंथेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, इसलिए नाम रख दिया गया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो NaDH2 होता है उसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, तो नाम क्या रख दिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम लोग NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस कह देते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो FADH2 होता है उसके लिए है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये आप जानते हैं क्रैब साइकिल के अंदर ये चीज़ बनती है, सक्सेनिक एसिड, तो FADH2 वहाँ पे बनता है ना, इसलिए नाम पड़ा उसका। और कॉम्प्लेक्स थर्ड को हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, ये साइटोक्रोम C के नाम से जानते हैं, C रिडक्टेज। ऐसे कॉम्प्लेक्स 4 को भी हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम भी हुए, आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं ATS एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे है कि ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ये, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इस मेम्ब्रेन को हमने क्या किया, मैग्नीफाई किया, जूम किया। तो जूम करने के बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिस पे आपको इस तरीके से फोल्डेड नज़र आते हैं, जब भी आप इस इनर मेम्ब्रेन को और जूम करोगे ना तो पता चलेगा कि ये डबल है इस तरीके से। ठीक है ना। तो इसी देखो, इस मेम्ब्रेन को जो इनर वाली है इसको और मैग्नीफाइड करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूरी कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई। तो ये पूरी इनर मेम्ब्रेन अगर है इस तरीके से, इनर एंड आउटर के बीच में जो स्पेस आएगा इसे क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कह देंगे। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़ें। समझते हैं इस चीज़ को। ये जो हिस्सा आप पूरा देख रहे हो ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, ये पूरी मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन मैंने ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है। और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये इसे क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस नाम देंगे। अभी क्लियर हो रहा है ये। ठीक। अब समझते हैं कैसे काम करता है यहाँ पे। तो हमने देखिए क्या किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्सेस लगा दिए हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे क्या किया, कॉम्प्लेक्स लगा दिया है। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है। यहाँ पे एक पहला कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये, ठीक है ना, और इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN और कौन से होते हैं, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है यहीं पे NADH2 डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी पाई जाती है। ये जो NADH2 होता है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होता है किसमें, NAD प्लस में, यानी कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। जब हाइड्रोजन निकलता है ना, हाइड्रोजन की जब बात करते हैं H2 की, तो हम जानते हैं कि इसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है और साथ में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा, तो यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा बनाया है कि इसमें H2 में हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्या, ये 2 प्रोटॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को देखो मैंने क्या किया, FMN को दे दिया, और फिर किसको दे दिया, ये आयरन सल्फर तक पहुँचाया। अभी यहीं पे रोक के रखता हूँ मैं। और साथ में जो प्रोटॉन पैदा हुआ था ना, इन प्रोटॉन को इन प्रोटॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में मौजूद जो प्रोटॉन कैरियर होते हैं वो कहाँ पे डाल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर डाल देते हैं। बाकी ये 2H+ भी प्रोटॉन कैरियर के हेल्प से स्ट्रोमा से उठ के चले जाते हैं। तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने क्या किया, कुल 4H+ को अंदर डाला हुआ है, यानी कि NADH2 से टोटल 4H+ अभी अंदर गया हुआ है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू, ठीक है ना। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ चुका है, इलेक्ट्रॉन जो है अभी मैंने बताया ना आपसे, आयरन सल्फर के पास ही इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक। अब देखिए आप आ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पे आ जाइए, ये कॉम्प्लेक्स दूसरा है ये पहला कॉम्प्लेक्स था ये, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स दूसरा है ये, जो इस तरीके से मैंने बनाया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। इस पे देखिए FADH2 जैसे NADH2 नहीं टूटा था वैसे ये भी टूटा, FAD+ में कन्वर्ट हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, साथ में 2 प्रोटॉन आया। पता है ना ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए गए, FAD को दिया गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, ये आयरन सल्फर के पास पहुँचा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा था, आयरन सल्फर के पास पहुँचा हुआ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास पहुँचा हुआ है, ठीक है। FADH2 जब ये टूटता है तो चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास जो है कोई प्रोटॉन कैरियर नहीं है, इसलिए इसमें ये H+ आपको यहाँ से पास करता हुआ नहीं नज़र आएगा, ठीक। अब देखना, इस आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से एक मोबाइल कैरियर यहाँ पे है जिसका नाम यूबिक्यूनान। यूबिक्यूनान क्या करता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेता है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा दूसरा मोबाइल कैरियर जिसका नाम क्या होता है, यूबिक्यूनान, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये UQ-2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया। यूबिक्यूनान ये मोबाइल है, ये इधर इधर ट्रैवल करता है, जैसे ही ये इसके पास आता है यूबिक्यूनान, तो स्ट्रोमा से देखो ये क्या करता है, 2H+ ले लेता है। यूबिक्यूनान जैसे ही मेम्ब्रेन के पास में आता है तो इस स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को ले लेता है और किसमें, UQH2 में कन्वर्ट होता है। इधर की तरफ भी देखिए, ठीक है ना। फिर इस UQH2 से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये। कॉम्प्लेक्स थर्ड ने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम B है, आयरन सल्फर है और कौन सा, साइटोक्रोम C1 है। तो यहाँ से UQH2 भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इधर का भी UQH2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो साइटोक्रोम B जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को फिर साइटोक्रोम C1 को देता है। इस साइटोक्रोम C1 से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दूसरा मोबाइल कैरियर जो आपको इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या है, ये साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C एक मोबाइल कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ पहुँचता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास पहुँचता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जैसे कौन कौन से हैं, कॉपर A है, साइटोक्रोम A है, A3 है और कौन सा, कॉपर B है ये। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको कौन सा मिलता है, ये ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और साथ में स्टोमा से 2H+ को लेके क्या बना देता है, ये पानी बना देता है। क्लियर है ये। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखो तो आप पाओगे क्या चीज़ मिलेगा, समझना।
जब मैं इस NaDH2 का यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें देखिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 वर्क कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 वर्क कर रहा है, और यहाँ से फिर सीधा कहाँ पे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 वर्क कर रहा है। और फिर हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए 4H+ पंप हुआ है, यहाँ से 4 हुआ है, और यहाँ से 2 हुआ है। तो NaDH2 के चलते कुल 10 प्रोटॉन को पंप किया जाता है। फिर उन 10 प्रोटॉन में से ये जो 4H+ होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से गुजरते हैं और फिर ATP सिंथेस को एक्टिव करके ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट की हेल्प से ATP बना देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि NaDH2 के लिए कुल 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स पहला, कॉम्प्लेक्स तीसरा, एन कॉम्प्लेक्स चौथा और पांचवा। ठीक है ना। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरीके से जो FADH2 है, अगर आप उनको उठा के देखो तो इसके लिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो दूसरा शामिल होता है ना, और कौन सा, तीसरा शामिल होता है ये, और फिर यहाँ से देखिए चौथा हो जाता है, और कौन सा, पांचवा हो जाता है। तो इस FADH2 के चलते कुल कितने प्रोटॉन पंप हुए, इधर से 4 गए हैं और इसकी हेल्प से कितने गए हैं, 2 गए हैं। तो FADH2 से 6H+ पंप होता है और NaDH2 से कुल 10H+ पंप होता है, यानी कि 10 प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है ना। अब इसको एक बार पढ़ना, जो चीज़ मैंने समझाई है उसी लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार देख लेते हैं, पढ़ देते हैं क्या है। NaDH2 जब ऑक्सीडाइज किस में होता है, Na+ में होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है ये, और 2 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को देता है। कैसे, और फिर जो होते हैं 2H+, मैंने दिखाया 4H+ जो है प्रोटॉन कैरियर द्वारा इंटरम्यूनस स्पेस में जाता है। FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो FAD+ में होता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। FAD और किसमें, आयरन सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 में प्रोटॉन कैरियर नहीं होता, इसलिए वो किसी इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करता है। फिर जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखा था ना, यूबिक्यूनान को मिलता है, और ये यूबिक्यूनान जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और साथ में 2 प्रोटॉन को लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, UqH2 में। इसे बोलते हैं, ये यूबिक्यूनान कहला है, ये यूबिक्यूनान था, ये वो यूबिक्यूनाल बन जाएगा। ठीक है ना, रेड्यूस फॉर्म उसका होता है। अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्यूनान से लेते हैं और प्रोटॉन कैरियर 2H+ यानी 4H+ को भी पंप कर देते हैं उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो मौजूद है। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C के पास जाता है, और साइटोक्रोम C जो है कॉम्प्लेक्स 4 के इलेक्ट्रॉन कैरियर को, क्या है, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 के इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। तो इन सब, और फिर यहाँ पे क्या है, जब देखिए जब 4H+ जो है कॉम्प्लेक्स 5 से गुजरते हैं तो ATP की सिंथेसिस होती है। अब थोड़ा सा NCERT में चीज़ करेक्शन है, अगर आप फिगर 12.5 में देखोगे ना तो वहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। क्या है, जहाँ पे आप देखो ना ATP सिंथेस से वहाँ पे लिखा है कि 2H+ गुजरते हैं, जबकि आप लैंग्वेज जब पढ़ोगे ना वहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ोगे, वहाँ पे 4H+ लिखा हुआ है। तो आने वाली कल की NCERT में आपको यहाँ पे जो 2H+ है वो 4H+ होता हुआ नज़र आएगा। एक देखिए मेम्ब्रेन बनाई होगी ऐसे, है ना, यहाँ पे ATP सिंथेज एंजाइम गुजार रहा होगा ऐसे, उसने 2H+ लिखा हुआ है। आप फिगर ये वाला देखिएगा। तो इसमें कैलकुलेशन मैं करा देता हूँ कैसे। अभी हमने पढ़ लिया कि जो एक NaDH2 होता है इससे 10H+ जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाते हैं। अब हम जानते हैं कि 4 ATP सॉरी, जब 4 प्रोटॉन पंप करते हैं तो 1 ATP बनेगी, फिर अगले पंप करेंगे 4 तो फिर से 1 ATP बनेगी। 10 गया था, 8 तो खर्च हो गया, बचा 2। 2 से कितने मिल जाएगी, 0.5 मिल जाएगी। जब 4 से 1 है तो 2 से कितने मिलेगी, 0.5। यानी कि रियलिटी ये है कि एक NaDH2 से जो है 2.5 ATP मिलती है। वहीं पे जो एक FADH2 था इससे कुल 6H+ पंप हो रहे हैं, तो 4H+ से 1 ATP, फिर आधे से कितनी, 0.5, यानी कितनी मिल जाएगी, एक FADH2 से 1.5 ATP, जो बिल्कुल करेक्ट है, ये होना चाहिए। बट ओल्ड NCERT आप उठाओगे ना, जो पुरानी वाली NCERT है उसमें ये चीज़ बताया है कि, मैंने लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT क्या है कि 2H+ के, जब ये 2H+ F0 F1 पार्टिकल,
यानी कि एटीपी सिंथेसिस से गुजरते हैं तो एक एटीपी बनती है। और वहाँ पे पुरानी वाली एनसीईआरटी आप देखोगे ना, वहाँ पे एक NADH2 से 6H+ पंप होता है, ठीक है ना। और इसी तरह एक FADH2 से 4H+ पंप होते हैं। तो जब एक NADH2 से 6H+ पंप होता है और इसका कहना है कि 2H+ से एक एटीपी, तो 6 से कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। देखो एक NADH2 से अब ओरल कितनी मिलेगी, 3। 6 का मतलब ये था कि 6 प्रोटॉन से, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि एक NADH2 से 3 एटीपी मिलती है और एक FADH2 से 2 एटीपी। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि एक FADH2 से 4 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी कहते हैं कि जब 2H+ जाएंगे तो एक एटीपी मिलेगी, अगला 2H+ जाएगा तो अगली एक एटीपी मिल जाएगी, कुल कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 2। और वहीं पे ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से जो NADH2 है ना, इसके हिसाब से कुल 6H+ पंप होते हैं। तो जब 2H+ जाएंगे तो एक एटीपी मिलेगी, 2H+ जाएंगे तो फिर से एक, फिर अगले 2H+ जाएंगे तो फिर से एक, तो कुल कितनी आ जाएगी, 3 एटीपी आ जाएगी। और यही चीज़ हम करेक्ट मान रहे हैं आज भी ओल्ड एनसीईआरटी वाला, लेकिन रियलिटी ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ATS जिसे लोग भय बनाए रहते हैं, ये ख़त्म हो गया है, कुछ है नहीं इसमें। बस आपको ये ध्यान देना है कि NADH2 को हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से तोड़वाते हैं और FADH2 को कॉम्प्लेक्स सेकंड से तोड़वाते हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्यूनान के थ्रू, साइटोक्रोम यूबिक्यूनान के थ्रू जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड को दिए जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से C1 के पास, C1 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ठीक है ना। फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जो ऑक्सीजन एटम होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक।